हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम एसपीआई और 10th बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके 10th पीवाईक्यू है, तो उसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन आज रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा है वो देखेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेसेस के ही पीवाईक्यू आज लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कर लेते स्टार्ट। सबसे पहला पीवाईक्यू क्या है देख लेते। द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस अपेयरिंग फ्रॉम, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके सेल साइकिल, जो भी सेल डिवीजन के जो भी फेजेस है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो भी फेज है, इस फेज में कौन सी फेज ऐसी है जहां पे आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हम देख ही लेंगे, बट आपके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स दे दूंगी यहाँ पे, जिससे आपका इजी हो जाएगा। कि जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स किस फेज में होते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है आपका मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज है। बट ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। जैसे कि आपके प्रोफेज में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रोफेज फेज होती है उसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियर हो जाता है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है प्रोफेज के लिए। मेटाफेज में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। और इसमें और एक चीज होती है, आपका यहाँ पे जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था ना, यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका कंप्लीटली डिसअपियर जो है ना, कंप्लीटली डिसअपियर आपके इस मेटाफेज में हो जाता है। कंप्लीटली डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लिए आपको ये चीजें याद रखना है। वैसे ही क्रोमोसोम जो एनाफेज जो है, एनाफेज में आपको आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। आपके क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेपरेटेड, सेपरेट। टीलोफेज में एक चीज है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके जो सेल होता है, एक सेल जो है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही दो सेल में डिवाइड हो गया तो उसके अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस जरूरी है, क्योंकि डीएनए आपका उसी के अंदर होता है। तो इस न्यूक्लियस को बिल्ड करने के लिए, डेट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीअपियर करने के लिए जो फेज होती है वो फेज आपकी टीलोफेज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। ठीक है, डिसअपियर अगर आएगा और स्टार्ट्स टू डिसअपियर आएगा तो प्रोफेज, अगर कंप्लीटली डिसअपियर आएगा तो आपका मेटाफेज, और रीअपियर आएगा तो आपका टीलोफेज। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, द माइटोटिक डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन। देखो अभी मैंने दिया था और अभी क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, ऐसी कौन सी डिवीजन, ऐसे कौन सा फेज है जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है। कंप्लीटली बोला है, स्टार्ट्स टू डिसअपियर नहीं बोला है, कंप्लीटली डिसअपियर बोला है। अगर स्टार्ट्स बोला जाता तो हमारा आंसर प्रोफेज होता, बट यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर बोला गया है, तो कंप्लीटली डिसअपियर के लिए हमारा आंसर होगा हमारा मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिया गया है मेटाफेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, इन माइटोटिक डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। देखो यार, यही से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आपको याद रखना है इतने क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी फिर से आ गया आपका क्वेश्चन कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर किस फेज में होता है। तो आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था कि इसका आंसर होगा मेटाफेज। कंप्लीटली डिसअपियर मेटाफेज, स्टार्ट्स टू डिसअपियर आपका प्रोफेज। और कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी कौन सी माइटोटिक फेज है जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है। रीअपियर, एनाफेज, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, प्रोफेज, कंप्लीटली डिसअपियर, आपका मेटाफेज। ठीक है, अगर एक चीज आप वही दो चार क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ आपको स्टेजेस लिख के दिए, अगर इतने स्टेजेस आपको पता है, इतने स्टेजेस आपको याद हो गए, तो आपका इजीली वो क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, बोन्स कंटेन डैश अमाइनो एसिड, इसमें देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले मेलानिन, एक मेलानिन हो सकता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि इसका आंसर ऑसिन है, ऑसिन। बट ये तीनों क्यों नहीं हो सकते वो थोड़ा सा बोल देती हूँ। सबसे पहले मेलानिन जो है ये कोई अमाइनो एसिड नहीं है, ये एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन, जो आपके स्किन में, स्किन के कलर के लिए, आपके हेयर के कलर के लिए, आपके जो भी होता है, कौन सा, आपके आई के कलर के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो प्रोटीन नहीं है, ये हार्मोन है, और ये हार्मोन आपके स्किन कलर के लिए, आपके हेयर कलर के लिए, आपके आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी कोई प्रोटीन नहीं है, ये एक पिगमेंट है, पिगमेंट है। और ये पिगमेंट आपको किस में मिलता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना, ये आपको रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हो वो रेड दिखते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि आपके रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए वो ये होते हैं। तो सबसे पहले मेलानिन पिगमेंट, सॉरी अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन नहीं है, हार्मोन है वो। उसके बाद हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। आते हैं थर्ड, ऑब्वियसली ये तो आंसर है हमारा, और लास्ट में है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो आपका ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्वियसली घर में कभी कोई डायबिटीज पेशेंट हो तो पता होगा, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में उनके बॉडी में शुगर को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए जो इंसुलिन है ना, वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो इसीलिए वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो हमारा आंसर ऑसिन है। तो बोन कंटेन्स ऑसिन अमाइनो एसिड, इतना याद रखना है। और एक इसके लिए ट्रिक बता देती हूँ, कभी भी बोन्स के लिए ये वर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देती हूँ कौन से वर्ड्स। तो बोन्स के लिए, अरे भाई क्या है ये, बोन्स के लिए आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी मैं जो आपको याद रखना है। ऑसिन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियो, ये भी आपके बोन के लिए वर्ड है। उसके बाद ऑर्थो, ये भी आपके बोन के लिए वर्ड है। कभी भी ऑर्थो, ऑस्टियो, ऑसिन, ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए ना तो आपको याद रखना है ओ से जो भी आता है, ओ मेरी जाना, यस। तो ओ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन, ओ से जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे वर्ड्स आपके बोन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस एंड डैश एनारोबिक रेस्पिरेशन आर 2 स्टेप्स। तो हमारे एनारोबिक प्रोसेस के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ और कौन सी प्रोसेस होती है यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है फर्मेंटेशन, और ऑप्शन नंबर 4 इज रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रेब्स साइकिल का देख लेते हैं। तो क्रेब्स साइकिल भी रेस्पिरेशन में यूज होता है, बट इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसका कीवर्ड है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन यूज किया गया है। तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल एरोबिक में यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज एरोबिक में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिडक्शन, रिडक्शन भी आपके उधर ही मिला जाता है। बच गया हमारा फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस आर एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, इसी से आगे जाके हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो वी गेट डैश लिपिड ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ, ठीक है। तो आपको 1 ग्राम लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। 1 ग्राम लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है, ये आपको क्वेश्चन आया है। तो आपको
ये याद ही रखना पड़ेगा, उसका आंसर है 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, 9 किलो कैलोरीज, आगे जाके ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, 9 किलो कैलोरीज ये आपका करेक्ट आंसर है। 1 ग्राम लिपिड से हमें, सॉरी 1 ग्राम लिपिड से हमें आपका लिपिड से हमें आपका ये कौन सा क्या मिलेगा, आपका 9 ग्राम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरीड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन करना, डेट इज ब्रेक डाउन करना, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, ट्रू है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स एब्सोल्युटली आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलते, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलते नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। हाँ, नेम द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपका कौन सा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा में ह्यूमन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर जो आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो इस सेल का जो आपका आउटर लेयर होता है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये आउटर लेयर बनता किससे है। इसका पहले तो नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, दिख रहा है ना भाई, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है, लिपिड। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके आउटर मेम्ब्रेन, जिनके सेल वॉल जो होती है ना, अलग अलग प्रोटीन से बनती है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से बनती है। बट आपको सिर्फ जो याद रखना है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, हमारे सेल का जो कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका फॉस्फोलिपिड से बनता है, इतना आपको याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड मैन आउट एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, अल्डोस्टेरॉन। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लर्निंग की है भाई, इसे और कंसेप्चुअल लर्निंग की है, ऐसे कुछ भी नहीं। अगर लर्न करोगे तो कुछ होगा नहीं, कंसेप्चुअल लर्न करोगे तो चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, अल्डोस्टेरॉन, इसमें से ऑड मैन आउट करना है हमें, कौन है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, अल्डोस्टेरॉन, इनमें से आपका आंसर तो यहाँ पे दिया है अल्डोस्टेरॉन है। बट ये अल्डोस्टेरॉन इन तीनों से अलग कैसे है वो आपको पता ना होना चाहिए, नहीं तो चीजें मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिन, ओसिन और मायोसिन, एक्चुअली ये तीनों भी प्रोटीन से, प्रोटीन दैट इज आपके अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। बट अकेला हमारा जो अल्डोस्टेरॉन है, अल्डोस्टेरॉन ये हमारा हार्मोन है, हार्मोन जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलता है। ठीक है, हार्मोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हार्मोन आपको कभी आगे जाके अगर क्वेश्चन आया तो उसका आंसर आपको आना चाहिए कि अल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है। तो ये आपके बॉडी में वाटर लेवल बैलेंस करता है, क्या करता है, वाटर लेवल बैलेंस करता है, जितना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये इन चारों में अल्डोस्टेरॉन अलग क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि ये तीनों जो है एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, ये तीनों भी आपके प्रोटीन्स दैट इज अमाइनो एसिड्स है, और अल्डोस्टेरॉन अकेला हमारा हार्मोन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट कोरिलेशन, अभी मैंने बताया था भाई, अभी बताया था, यस। आपके स्किन में जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है मेलानिन, दैट इज पैनक्रियाज में जो हार्मोन होगा उसका नाम आपको याद रखना है। उसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी है, उसका इंसुलिन आंसर है, उसका ट्रिप्सिन आंसर है, और उसी का और एक हो सकता है आंसर, उसका ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तो ये दोनों भी हार्मोन्स आपको आपके इसमें मिलेंगे पैनक्रियाज में। और ट्रिप्सिन एक्चुअली हार्मोन नहीं है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप इंसुलिन भी लिख सकते हैं, ग्लूकागॉन भी लिख सकते हैं, और आपका ट्रिप्सिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैंने अभी दिया था, देखो, हीमोग्लोबिन
और ऑसिन, और इधर कॉलम 2 में है आपका स्किन, ब्लड और बोन्स। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि आपका हीमोग्लोबिन किसके साथ है और आपका जो ऑसिन किस में मिलता है, ठीक है। तो अगर पिछली वाली स्लाइड आपने अच्छे से देखी है तो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी, इट इज रेड ब्लड सेल्स में मिलता है। तो यहाँ पे भी आ गया हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में मिलेगा, दिख रहा है ना, यस। और बोन्स के लिए मैंने कुछ अभी अभी आपको कीवर्ड दिए थे जिसमें आता है ऑसिन, ऑस्टियो, ऑर्थो, ठीक है। तो इधर देखो ऑसिन एक है तो किससे रिलेटेड होगा भाई, ये आपके बोन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट का तो ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर आपके इधर ही दिया है, आपका ब्लड होगा, और सेकंड का आंसर आपका इधर ही दिया है, बोन्स होगा, ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स की चल रही है, अगर कीवर्ड्स पता है तो सारी चीजें इजीली हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी दी गई है जो आपको याद करना है। थ्योरी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द लेबल द पार्ट्स, ठीक है। तो आपको आपके कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकालना है और उसको लेबल करना है, उसको उसी में आपको आई थिंक कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो निकाल लेते भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है, जस्ट ऐसा मस्त फुलपाखरू निकालो, एक बटरफ्लाई निकालो, जो भी बोलते हो आप, हम तो उसे फुलपाखरू बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा एक मस्त को क्रोमोसोम निकालो, ठीक है। क्रोमोसोम में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि ये बीच वाला जो डॉट है इसे हाईलाइट करना पड़ेगा। जो ऊपर वाले जो आर्म्स है, ये आर्म्स, इसे अलग नाम देंगे, जो नीचे वाले जो आर्म्स है उसे अलग नाम देंगे, और बीच वाला ये जो है ये हमारा छोटू सा गुड्डा, उसका अलग नाम होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले ये जो छोटे छोटे पंख लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देंगे पी आर्म, क्या नाम देंगे, पी आर्म। वैसे ही हमारे जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, नीचे वाला स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देंगे क्यू आर्म, क्या नाम देंगे, क्यू आर्म। और बीच वाला ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, गोल गोल जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमारा नाम होगा, दिख रहा है ना ये, नहीं, तो उसके लिए नाम है, उसका नाम है हमारा सेंट्रोमियर। अरे भाई स्पेलिंग यार, स्पेलिंग में तो हाथ बहुत ढीला हो गया हमारा, सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऐसा बाइंडेड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो दे दीजिए, अच्छा नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डीएनए। डीएनए हो गए भाई, आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए। एक अच्छा सा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर निकालना है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऊपर वाले जो पंख होंगे उसके लिए हम पी आर्म नाम देंगे, नीचे वाले जो पंख होंगे उसके लिए हम क्यू आर्म नाम देंगे, और बीच में उन दोनों ऊपर वाले पंखों को और नीचे वाले पंखों को बीच में जोड़ने के लिए जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा सेंट्रोमियर। और हमारे इस पंखों के अंदर, डेट इज हमारे इस आर्म्स के अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर एक मसाला पड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मसाला होता है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है डीएनए, ठीक है, इतना याद रखना है। इतना कर लो, आपके 2 मार्क फिक्स हो जाएंगे, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आगे का क्वेश्चन है हमारा। हाँ ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे उसके यूनिट्स दिए हैं हमें, यूनिट्स कैसे कैसे लिपिड किससे बनता है, प्रोटीन्स किससे बनता है, ये चीजें दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज्यादा उतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले तो ये लिपिड्स का यहाँ पे दिया है, लिपिड्स का दिया है, प्रोटीन्स का नहीं दिया। तो प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल जो होता है, वो आपको याद रखना चाहिए, वो अमाइनो एसिड से बनता है। अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो बोल देती हूँ, अमाइनो एसिड मतलब एक स्ट्रक्चर, ठीक है, अमाइनो एसिड मतलब एक स्ट्रक्चर। बट ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर एक साथ एक चेन में जुड़ गए हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स। तो अगर एक है तो अमाइनो एसिड, अगर एक है तो अमाइनो एसिड, और इस एक की बहुत सारी चेन हुई, एक एक है तो अमाइनो एसिड, एक 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 मिलकर अगर एक चेन बन गई तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो फैटी एसिड होता है, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है।
फैटी एसिड एक ही स्ट्रक्चर होता है, अगर फैटी एसिड की इतनी सारी चेन है तो उसे हम बोलेंगे हमारा लिपिड, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इजी है, चीजों को इजीली ले लो, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर की तरफ जो इससे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एरोबिक, सॉरी, ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। अगर इतना आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये जो पहला पार्ट है इसमें आ जाएगा आपका स्टार्च भी आ सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, आपको जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और इसी के सही में स्टार्च भी आ सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है पायरुविक एसिड। इधर दिया है हमें पायरुविक एसिड, पायरुवेट है या सब पायरुविक है, पायरुविक एसिड कुछ भी नहीं होता है, एक जस्ट प्रोसेस है। पायरुविक एसिड मतलब आपकी जो ग्लूकोज की चेन होती है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन होती है। अगर 6 कार्बन की कार्बन चेन है तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। बट यही अगर 6 कार्बन 3 3 में डिवाइड हो जाए, 3 3 3 और 3 3 3, तो उसे हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड आगे जाके बनाएगा एसिटाइल सीओए, कोए एसिटाइल सीओए, और ये एसिटाइल सीओए हो जाता है हमारे क्रेब्स साइकिल में। और आगे जाके आपको क्रेब्स साइकिल से कुछ FADH NADH मिलेंगे। ये FADH NADH आपके इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर में चले जाएंगे, ट्रांसफर चेन में चले जाएंगे और वहीं से आपको ATP मिल जाएगा। डेट इज आपका ATP बना वो डायरेक्टली में माइक्रो CO2 और H2O प्लस एनर्जी मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस बता रही थी, ये चीजें उसी में आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। राइट मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स। सबसे पहले तो आपको आपके जो विटामिन्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं इतना बताना है। सबसे पहले तो आपको विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल। अब क्वेश्चन क्या है आपका? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, दैट इज ABCD। अच्छा हाँ, विटामिन दिए गए हैं, विटामिन है आपके, तो इस विटामिन में से कौन से आपका वाटर सोल्यूबल है और कौन सा फैट सोल्यूबल, इतना आपको बताना है। तो सबसे पहले ADEK जो भी होगी, ADEK जो भी होंगे, ये ADEK आपके एक्चुअली फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इन 4 को याद कर लो, उसके बाद जो बचे हुए जो भी है वो वाटर सोल्यूबल में डाल दो। जैसे कि हमारा ये देखो ADEK इतने जो है ये आ गए हमारे किसमें? फैट सोल्यूबल। अब बचा है कौन? बचा है हमारा वाटर BC, ठीक है। तो जो भी B and C है ये आ जाएगा वाटर सोल्यूबल में। तो सबसे पहले आपको इतना ही याद रखना है कि आपके जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आपके 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। सबसे पहला तो आपका है आपका वाटर सोल्यूबल, दूसरा है आपका फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं 4 ही होते हैं, ADEK, ठीक है। ADE को याद रखो और उसे छोड़ के जितने भी आएंगे सारे बचे हुए सारे हार्मोन्स को आपका विटामिन्स को आपके वाटर सोल्यूबल में डाल दो, ठीक है। इतना ही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये चीजें तो लर्निंग की है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब आपके एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए आपके ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी वो अच्छे से सारी चीजें कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑकर्स वाया 3 स्टेप्स।
तीन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आता है टीसीए साइकिल, एंड लास्ट में आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इसके लिए तीन प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। बट आपके एनारोबिक में सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। तो आपको एक चीज याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस आपके एरोबिक में भी है, एनारोबिक में भी है, बट फर्मेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एनारोबिक में है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में है, टीसीएस सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, द एंड एरोबिक के बारे में। द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 H2 एंड एनर्जी। तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट CO2 H2 एंड एनर्जी मिलता है, और यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिक एनारोबिक में अल्कोहल एंड कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और एनर्जी थोड़ी मिल जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या मिलता है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड इधर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, इतना याद रखना है। और लास्ट में टेक्स प्लेस इन हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड सर्टन एरोबिक माइक्रोब्स। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स और हायर माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स में मिल जाता है, बट आपका जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगा, जैसे कि ईस्ट हो, जैसे कि यस इरिथ्रोसाइट्स, मसल, सेल, इन चीजों में मिल जाएगा, ठीक है, इतना ही याद रखना है। इतने में किसी को डाउट है कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपको रीजन देना है कि सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन इतना जरूरी क्यों है, थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो मैं कुछ अपने पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ, उसके बाद तो हम ये पढ़ेंगे ही। सबसे पहले सेल डिवीजन आपके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ होनी है, जैसे कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोल देते हो, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में उनका सेल डिवीजन होना ही उनके लिए रिप्रोडक्शन माना जाता है। जैसे कि अगर एक सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि अमीबा, अगर अमीबा का डिवीजन हो गया है तो इनडायरेक्टली उस एक अमीबा से दो हो गए हैं, तो एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी आते हैं। उसके बाद किसी भी चीज की ग्रोथ करने में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मसल है, मसल का ग्रोथ करना है हमें, ठीक है, तो मसल का ग्रोथ करने के लिए उसके अंदर जो सेल है, उस एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से 16 सेल्स, तो कंटिन्यूअसली हमें उस सेल का अगर डिवीजन करेंगे तभी तो सेल का नंबर बढ़ेगा ना, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तभी तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो सेल डिवीजन किसी भी ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूशन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ाने के लिए, आपके ग्रोथ करने के लिए आपका सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ देखेंगे तो सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होती है मियोसिस। मियोसिस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, क्या बोलूँ, अगर मियोसिस दुनिया में ना हो तो वेरिएशंस आपको नहीं मिलेंगे। वेरिएशन मतलब एक इंसान दूसरे से अलग है, मतलब हर कोई वेरिएशंस होते हैं हर किसी के अंदर, बट अगर ये सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस अगर ना हो तो आपको वेरिएशन ही नहीं मिलेंगे। हर इंसान दूसरे की जैसे सेम टू सेम दिखेगा। जैसे मैं हूँ एक बायो वाली मैम, तो आपको सेम टू सेम बायो वाले मैम हर जगह पे दिखेंगी। अगर आप है तो आप जैसे 1000 लोग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घर में 4 बच्चे और चारों भी सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो गलती कोई एक करके जाएगा भाई, मार कोई और ही खाएगा। तो वेरिएशन आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस सेल डिवीजन की वजह से ही वेरिएशन आते हैं आपके जो भी होता है सेल के अंदर। तो फिर भी पढ़ लेते क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो सेल डिवीजन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। अभी मैंने बताया था अमीबा का एग्जाम्पल। तो इस एक यूनिसेलुलर
अमीबा से हम दूसरा बना रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली उसका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेल डिवीजन। ये भी मैंने बताया कि ग्रोथ करने के लिए आपका सेल डिवीजन ज्यादा जरूरी होता है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमैसिएटेड बॉडी। ओके, आपके जो इंपॉर्टेंट आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए, उनका स्टोरिंग कोटा रखने के लिए हमारा सेल डिवीजन जरूरी होता है। सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वुंड हीलिंग। यस भाई, अगर सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कुछ चोट लगी है तो ये चोट भरने के लिए वहां के सेल कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होना पड़ता है। जब मल्टीप्लाई होंगे तभी तो आपके ऊपर दूसरा कवर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल डिवीजन अगर नहीं है तो वुंड नहीं होगा, वुंड हीलिंग नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड अदर ऑब्वियसली such important life processes. Hence cell division is one of the important properties of cells and organism. इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें बेसिक है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are vitamins? Write two types of vitamins. अभी हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे जो विटामिन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल में आपके 4 टाइप्स के विटामिन आएंगे, ठीक है। ये 4 है ना? यस, 4 टाइप्स के विटामिन आएंगे। सबसे पहले आएगा ADE K। ये 4 टाइप्स के जितने भी हार्मोन्स होंगे, ये 4 टाइप्स के विटामिन आपके फैट में आएंगे, फैट। और वाटर सोल्यूबल में जो बचे हुए सारे उसमें डाल दो, ADE K आपके आएंगे फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल में आएगा आपका C और B, ठीक है। यस, क्लियर है इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो वाटर आपके बॉडी में इतना एसेंशियल क्यों है, इसका रीजन देना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल किसी भी ह्यूमन बीइंग को इतना तो पता होगा कि आपकी बॉडी में 60 to 70% जो आपके बॉडी का वेट होता है ना, वो वाटर की वजह से होता है। आपके वाटर बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट, जितने भी सब्सटेंसेस हो गए, उसमें 60 to 70% आपका वाटर होता है, ठीक है। वो प्लाज्मा हो, ब्लड सेल्स हो, जो भी हो। उसके बाद आपके जो आप रोज मेटाबॉलिज्म करते हो, खाते हो, पीते हो, पीने के बाद एनर्जी गेन करते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको आपका वाटर ज़रूरी होता है। ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को बहुत ही फास्टली करने की कोशिश करता है, और अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसका आपने भी एक सीधा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखा होगा। भाई अगर किसी डेजर्ट में आपको छोड़ा गया और आपके पास अगर पानी ही नहीं है, अगर पानी 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 करके आप ऐसे ही तड़प रहे हो, तो सोच लो आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो भी है, इसे प्रॉपरली करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ लेते क्या है। Our body consists of about 60 to 70% water. Cells and blood plasma contain 70 and 90% water respectively. Yes, सही है भाई। Next, water acts as universal solvent as it provides medium for many metabolic reactions. Yes, तो आपकी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए अगर कोई मीडियम है, कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपको है वाटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस, और व्हेन देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड देयर बाय होल बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड। यस, सही है। अगर आप में कभी भी आपको अगर प्यास लगी है तो याद रखना, आपका जो मन होता है विचलित होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद डिस्टर्ब हो जाती है। वाटर ना मिले तो पूरे ऑस्मो रिसेप्टर्स, जितने भी आपके बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स जो भी होता है, वो सारे डिस्टर्ब होकर चीज़ों को एबनॉर्मल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये अभी हुआ था क्वेश्चन, राइट 2 सोर्सेस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स, हमारा अभी एक क्वेश्चन हुआ था
कि हमारे लिपिड से 1 ग्राम लिपिड से हमें कितना एनर्जी मिलती है, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद व्हाट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन, हाँ, राइट टू सोर्स ऑफ लिपिड्स, ये भी है, हमें लिपिड कहाँ से मिलता है ये भी लिखना है। उसके बाद एक लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है ये भी हमें देखना है। और आपके लिपिड जो होते हैं डाइजेशन होने के बाद उनका क्या होता है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट टू सोर्सेस ऑफ लिपिड, भाई इसके तो सबको पता है। एक होता है घी, आपका जो घी होता है, उसके बाद ऑयल, इतने याद रखो, बटर वटर, ठीक है, अगर याद रखना है तो रखो, पर हमें 2 बोला है तो 2 ही करो, ज्यादा टाइम कंज्यूम इधर उधर मत किया करो। जहां पे जितना बोला है उतना ही करना होता है, अगर इसी में इतना ज्यादा लिखोगे तो आगे जहां पे लिखने की जरूरत होती है वहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ज्यादा इंप्रेशन पाड़ने की कोशिश में कुछ गलत मत करना, ठीक है। तो 2 सोर्सेस ऑफ लिपिड्स, घी एंड ऑयल। हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स, तो आपको लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है ये आपको याद रखना है। तो आपको 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन। तो आपके डाइजेशन के बाद आपका जो लिपिड होता है ये लिपिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको क्वेश्चन आया। तो ये फैटी, इसका आपके लिपिड जो होते हैं, लिपिड का इमल्सिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, ये अगर लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है, तो आपके जो डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये क्या करते थे, आपके इस लिपिड को ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में ऐसे 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 तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस इतने बड़े लिपिड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की प्रोसेस को ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस फैट का डाइजेशन होने के बाद क्या क्या हो जाता है देख लेते हैं। सॉरी, इस लिपिड का सबसे पहले तो फैटी एसिड हो जाते हैं, और उसके बाद सेकेंड इसका ग्लिसरॉल बन जाता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। इतना याद रखना है, हाँ इतना ही भाई, कुछ भी नहीं। राइट टू सोर्सेस, घी एंड ऑयल लिखो। एनर्जी कितनी मिलती है 1 ग्राम लिपिड से, तो 9 किलो कैलोरीज, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन होने के बाद उसका किस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा ग्लिसरॉल में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजंस sometimes higher plants and animals to perform aerobic respiration। तो आपके जो प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ये आगे जाके कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले रीजन में सुनो, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। तो आपके फूड का ऑक्सीडेशन करने की प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, दैट इज आपके फूड का ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू रेस्पायर एरोबिकली। However, in condition where oxygen is depleted, this organism perform anaerobic respiration to obtain energy, ठीक है। तो जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी उन्हें एब्सोल्युटली एरोबिक एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है। बट कभी कभी ऑक्सीजन नहीं होता है उनके पास, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बट वो कैसे करते हैं देखो, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, देयरफॉर समटाइम्स द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतना ही आपको याद रखना है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, बट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जो आपका ग्लूकोज का जो भी ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं होता है, इनकम्प्लीटली होता है। इसी वजह से आपको जो एनर्जी भी होती है वो ज्यादा नहीं मिलती, कम मिलती है, ठीक है। ओके, 2 मिनट्स में पानी पीती हूँ।
2 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फिर से आ गया भाई यही क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। मेलानिन केराटिन किस में मिलता है, ये क्वेश्चन है। ओके, कंप्लीट चार्ट हमें कंप्लीट, तो स्किन में मिलता है, हेयर में भी मिलता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, ये दो भी आंसर आते हैं। पैनक्रियाज में कौन सा प्रोटीन और कौन सा हार्मोन मिलता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रोटीन, एक्चुअली प्रोटीन दिया है तो आपको सिर्फ ट्रिप्सिन यूज किया जाएगा, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कोई प्रोटीन नहीं है, तो वो एक्चुअली प्रोटीन ही है, शायद पेप्टाइड है। यस, इंसुलिन, इंसुलिन भी आएगा और ग्लूकागॉन भी आएगा। बाहर तो नहीं जा रहा है ना स्क्रीन के भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, रुको 2 मिनट। यस, तो हेयर में मिलता है और स्किन में भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो इंसुलिन मिलता है, ग्लूकागॉन मिलता है और ट्रिप्सिन भी मिल जाता है, ठीक है। यस, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज किस में मिलते हैं भाई, ब्लड में मिलते हैं। आप आरबीसी भी ले सकते हो, ठीक है, बाहर दिख रहा है ना आरबीसी। यस, हाँ, तो नोट, blood contains hemoglobin and antibodies but blood is not an organ। yes yes yes, thank god, कुछ तो दिखा है। it is a fluid connected tissue। yes। तो आपको सिर्फ ये चार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आपको यहाँ पे बोला है कि आपका कैसे कैसे सारी चीजें होती है, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्या। रुको, हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। ये एक थोड़ा छोटा सा सेल है हमारा, ठीक है। इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा, ये सी 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 सी, ठीक है। यस, दैट इज 6 कार्बन की चेन। इसके अंदर होगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और हमारे अब यहाँ से पायरुविक एसिड बनेगा, 3 दैट इज पायरुविक एसिड। ओ गॉड, पायरुविक एसिड बनते ही अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारा जाएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे इसके अंदर दिख रहा है, हाँ, हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसी साइकिल होगी। भाई क्या इतनी हिचकियां क्यों आ रही यार, 2 मिनट रुको। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी एक साइकिल होती है जिसका नाम होता है क्रेब साइकिल, ठीक है। तो हमारी इस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। अब क्या होगा, हमारे जो पायरुविक एसिड है ना इस क्रेब साइकिल के अंदर चले जाएंगे और चले जाकर एक गिरनी की तरह, चक्की आटा की तरह होता है ये। जैसे ही यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 2 प्रोडक्ट निकल जाते हैं, NADH एंड FADH, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खिचड़ी हो गई है क्या, इसीलिए यहाँ पे जाएंगे NADH और FADH निकलेंगे यहाँ से, FADH। और ये FADH क्या करते हैं, अब हमारे इस
ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इस लेयर पे आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देते हैं जिसका नाम होता है ईटीसी। ईटीसी डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब ये जो एनएडीएच है ना, यहाँ से जाएंगे इस आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में और बाहर निकलेगी यहाँ से ऐसे धुआं धुआं टाइप एनर्जी निकल जाए भाई, ऐसे खतरनाक एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपका ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, डेट इज ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद आपके यहाँ से एक स्ट्रक्चर बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनते ही अभी पायरुविक एसिड चला गया आपके इस क्रेब साइकिल के अंदर। क्रेब साइकिल से वहां से दो प्रोडक्ट निकलेंगे, एनएडीएच और एफएडीएच। और ये एनएडीएच और एफएडीएच इस ईटीसी के अंदर, डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर चले जाएंगे और वहां उस ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। यहाँ से आएंगे, इधर जाएंगे, इस ये हमारे एनएडीएच आएंगे, इधर चले जाएंगे और इधर से एक अलग एनर्जी बन के निकल जाएंगे, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ओके। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाँ क्या लिखना है, कंप्लीट द गिवन चार्ट। ऐसा क्वेश्चन है कि आपके चार्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो ब्लड के रिलेटेड कौन से प्रोटीन से जो आपको याद रखना है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन प्रोटीन है या नहीं, एक्चुअली पिगमेंट्स है यार, ये प्रोटीन आगे जाके इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, दिया है तो अच्छा है। ऑसिन किस में मिल जाता है ये याद रखना है। तो मैं क्यों यूज करती हूँ यही पेन जो दिखती है नहीं। हाँ, ब्लड में आपका मिलता है हीमोग्लोबिन, दिख रहा है ना, यस, हीमोग्लोबिन। ऑसिन किस में मिलता है, बोन्स में मिलता है। स्किन में क्या मिलता है आपका, मेलानिन और केराटिन मिलता है, ओके। और इंसुलिन आपके पैनक्रियाज में मिलता है, ठीक है। और मसल में आपके एक्टिन, मायोसिन, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, एक्टिन, मायोसिन और वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिख रहा है क्या आपको, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है फिर, यस, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये किस में मिलता है, तो ऑब्वियसली सेल में ही मिलेगा यार, कहीं और सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे, सेल में ही मिलता है, यस। तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट लेक्चर खत्म हो रहा है अभी, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू थे, जितने भी सारी चीज़ें थी, उसे कवर करने की कोशिश हमने कर ली है। तो ऑब्वियसली एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यस, इसी के बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है, एक बार ये पूरा वीडियो देखो, इस वीडियो के बेसिस पे जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कर लो। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे, छूट रहे, तो ऑब्वियसली भाई आप फोड़ दोगे, कोई भी एग्जाम हो अच्छे से फोड़ सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे तो, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑब्वियसली हमारा जो लाइफ प्रोसेस है उसका दूसरा पार्ट, डेट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, आगे कुछ दिनों में आपका वो लेक्चर आ जाएगा। तब तक आप ये देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।